Hello everyone, welcome back to the channel Calibrate Physics. In this video, we will be discussing exercise questions 36 to 45 from geometrical optics topic of HC Verma. So let's have a look at the questions now. Verify your answers from this answer key. Let's start discussing the solutions now. Question number 36. A light ray going through a prism with the angle of prism 60 degrees is found to deviate by 30 degrees. What limit on the refractive index can be put from this data? तो प्रिज्म के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर हमें कमेंट करना है और एंगल ऑफ प्रिज्म दिया हुआ है 60 डिग्रीज और एंगल ऑफ डिविएशन दिया हुआ है 30 डिग्रीज. हमें पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला साइन ऑफ ए प्लस डेल मीन अपॉन 2 अपॉन साइन ऑफ ए बाई 2. ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है जिससे प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला जा सकता है और इस फॉर्मूला में मिनिमम एंगल ऑफ डिविएशन का टर्म आता है, राइट? बट सवाल में जो एंगल ऑफ डिविएशन दिया हुआ है दैट इज नॉट नेसेसरीली मिनिमम. तो ये जो 30 डिग्रीज दिया हुआ है ये आइदर मिनिमम होगा या फिर इससे बड़ा होगा, राइट? सो वी कैन से दैट 30 डिग्रीज इज आइदर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू डेल मीन. दैट मींस a plus 30 upon 2 is greater than or equals to a plus del mean upon 2, राइट? और साइन इंक्रीजिंग फंक्शन है, इसका मतलब साइन ऑफ a plus 30 upon 2 is greater than or equals to sine of a plus del mean upon 2, right? तो ये रिजल्ट को अगर यहाँ पे इम्पोज करते तो म्यू की वैल्यू अपन लिख सकते. म्यू इज गिवन बाय साइन a plus del mean upon 2 एंड साइन ऑफ a plus del mean upon 2 को लेस देन इक्वल्स टू साइन ऑफ a plus 30 upon 2 लिख सकते. सो म्यू विल बी लेस देन इक्वल्स टू साइन ऑफ a plus 30 upon 2 अपॉन साइन ऑफ a by 2, राइट? और यहाँ पे एंगल ऑफ प्रिज्म 60 डिग्रीज दिया हुआ है, दैट मींस a विल बी इक्वल्स टू 60. तो यहाँ से हमें म्यू के ऊपर कंडीशन मिल जाएगा म्यू इज लेस देन इक्वल्स टू साइन ऑफ 60 प्लस 30 विच इज 90 अपॉन 2 विच इज 45 अपॉन साइन ऑफ 60 अपॉन 2 विच इज साइन ऑफ 30. दैट मींस म्यू इज लेस देन और इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट 2 अपॉन 1 अपॉन 2. तो म्यू विल बी लेस देन इक्वल्स टू रूट 2. ये फाइनल कंडीशन हमें मिल गया म्यू के ऊपर. ओके. क्वेश्चन नंबर 37. लोकेट द इमेज फॉर्म बाय रिफ्रैक्शन इन द सिचुएशन शोन इन द फिगर. सो स्फेरिकल रिफ्रैक्शन के लिए अपन ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं n2 by v माइनस n1 by u इक्वल्स टू n2 माइनस n1 by r. n2 मतलब रिफ्रैक्शन के बाद रे जिस भी मीडियम में जा रहा होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. सो यहाँ पे n2 1.5 के इक्वल होगा. रे ऑफ लाइट सोर्स से ओरिजिनेट होगी एंड राइट की तरफ ट्रेवल करेगी. सो n2 इज 1.5, n1 इज बिफोर रिफ्रैक्शन वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विच इज 1 इन दिस केस. एंड साइन कन्वेंशन क्या होगा, इन द डायरेक्शन ऑफ रे को अपन पॉजिटिव मानेंगे, राइट? तो यहाँ पे सरफेस का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो प्लस 20 होगा क्योंकि सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर उससे पॉजिटिव डायरेक्शन पे लाई कर रहा है. सो आर रेडियस ऑफ कर्वेचर विल बी प्लस 20. यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है वो सोर्स होगा एंड ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर्स टूवर्ड्स लेफ्ट ऑफ द इंटरफेस. तो यू की वैल्यू माइनस 25 सेंटीमीटर्स होगी एंड v मतलब इमेज डिस्टेंस, ये हमें फाइंड करना. तो ये फॉर्मूला में सारे पैरामीटर्स सब्स्टिट्यूट कर देते. n2 by v minus n1 by u which is minus 25 equals to n2 minus n1 by r. तो इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके हमें v की वैल्यू मिल जाएगी 1.5 minus 1 is 0.5. 0.5 अपॉन 20 मतलब 1 अपॉन 40 और ये माइनस ऑफ माइनस प्लस 1 अपॉन 25 होगा.
RHS में जाके -1/25 बन जाएगा, राइट? दैट मीन्स 1.5 अपॉन V इक्वल्स टू 1/5 कॉमन ले लो, अंदर 1/8 -1/5 बच जाएगा. So this will be 5 minus 8, which is -3 upon 5 into 8, which is 40. तो यहाँ से V की वैल्यू 1.5 into 5 into 40 upon -3 इसके इक्वल आ जाएगी, राइट? सो कितना होगा ये? नेगेटिव साइन के साथ 25 into 4, तो -100 सेंटीमीटर. दैट मीन्स इमेज का जो डिस्टेंस है वो इंटरफेस से 100 सेंटीमीटर होगा, और क्योंकि नेगेटिव साइन आ रहा है दैट मीन्स इमेज लेफ्ट की तरफ फॉर्म होगा, यहाँ पे कहीं तो. दिस इज द फाइनल इमेज एट अ डिस्टेंस ऑफ 100 सेंटीमीटर्स फ्रॉम द इंटरफेस. और ये वर्चुअल इमेज होगा क्योंकि रेज अपीयर टू मीट होगी. डिफ्रैक्शन में V का नेगेटिव आना मतलब वर्चुअल इमेज, राइट? अगर V पॉजिटिव आता है तो राइट साइड में बनता है इमेज और वो रियल होता है. Okay. Question number 38. A spherical surface of radius 30 centimeters separates two transparent medium A and B with refractive indices 1.33 and 1.48. The medium A is on the convex side of the surface. So ये इंटरफेस मान लेते हैं. कॉन्वेक्स साइड मतलब ये मीडियम A होगा, ये मीडियम B. इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर. ए का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1.33 एंड बी का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1.48. Where should a point object be placed in medium A so that the parallax rays become parallel after refraction at the surface? तो ऑब्जेक्ट को मीडियम A में प्लेस किया जा रहा है और इसका डिस्टेंस हमें इंटरफेस से फाइंड करना है. ये डिस्टेंस अगर अपन x मान रहे तो कंडीशन क्या दिया हुआ है? आफ्टर रिफ्रैक्शन द रेज शुड बिकम पैरेलल टू द एक्सिस. एंड रेज का पैरेलल होना मतलब आफ्टर रिफ्रैक्शन जो इमेज होगी वो V इक्वल्स टू इनफाइनाइट पे फॉर्म हो रही होगी, राइट? तो उसके करस्पॉन्डिंग हमें ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस x फाइंड करना है. तो यहाँ पे भी रेज राइट की तरफ ट्रेवल कर रही है. दैट मीन्स कन्वेंशन में अपन राइट को पॉजिटिव मान लेंगे. आफ्टर रिफ्रैक्शन वाला मीडियम N2, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.48 होगा, एंड बिफोर रिफ्रैक्शन वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 व्हिच इज मीडियम A. रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ पे पॉजिटिव होगा क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर इंटरफेस से पॉजिटिव डायरेक्शन में लाई कर रहा होगा. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस x लेफ्ट की तरफ, तो u को -x पुट कर देंगे एंड करस्पॉन्डिंग V इनफाइनाइट होगा, राइट? सो अगेन स्फीयरिकल रिफ्रैक्शन वाला फॉर्मूला यूज करेंगे. N2/V minus N1/U equals to N2 minus N1/R. So यहाँ पे N2 is 1.48, V is infinite, N1 is 1.33, U मतलब -x, N2 minus N1, इन दोनों का डिफरेंस 0.15 होगा अपॉन R which is 30 सेंटीमीटर. तो ये माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा. 1.48 अपॉन इनफाइनाइट इज 0. 1.33 को 4/3 लिखा जा सकता है, तो 4/3x इक्वल्स टू 0.15 अपॉन 30. तो इसको 15 अपॉन 100 लिख देते हैं इंटू 30. सो यहाँ से x की वैल्यू हमें मिल जाएगी. x विल बी इक्वल्स टू 4 इंटू 200 अपॉन 3. So x का फाइनल आंसर 800 upon 3 which is approximately 267 centimeters. Okay. Question number 39. Figure shows a transparent hemisphere of radius 3 centimeters made of material of refractive index 2. A part में क्या दिया है? A narrow beam of parallel rays is incident on the hemisphere as shown in the figure. So ये beam of rays स्पीयर पे हिट कर रही एंड यहाँ पे नॉर्मल टू द स्पीयर वो ये वाला लाइन होगा, राइट? और इसी को अपन प्रिंसिपल एक्सिस मान सकते हैं. और यहाँ पे जो रेज ऑफ लाइट होगी उसको अपन पैरेक्शियल अज्यूम करेंगे. ये सारी जो बीम ऑफ रेज है ये प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत ही नजदीक होगी एंड बिकॉज दिस रेज आर पैरेलल
अपन ऑब्जेक्ट को माइनस इन्फिनिट पे मान सकते हैं, राइट। इस केस में अलोंग द इंसिडेंट रे ये वाला डायरेक्शन पॉजिटिव होगा और ये वाला डायरेक्शन नेगेटिव होगा, राइट। ये पार्ट में क्या पूछा है, आर द रेज टोटली रिफ्लेक्टेड एट द प्लेन सरफेस। प्लेन सरफेस मतलब ये वाला सरफेस, और ये वाले सरफेस पे TIR हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये हमें फाइंड करना है, राइट। सो यहाँ पे जब रेज रिफ्लेक्ट होगी, रेज का रिफ्रैक्शन सबसे पहले ये वाले स्फीयरिकल सरफेस पे हो रहा होगा। रिफ्रैक्शन के दौरान जो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा उसको अपन बहुत ही छोटा मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अपन पैरेक्शियल रेज अज्यूम करके चलेंगे। और अगर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बहुत ही छोटा हुआ, दैट मीन्स रिफ्लेक्टेड रे इस प्रिंसिपल एक्सिस के साथ बहुत ही कम एंगल बनाएगी। यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस जो है वो नॉर्मल टू द स्फीयर होगा, एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मतलब रिफ्लेक्टेड रेज का एंगल इसी नॉर्मल के साथ। और अगर ये वैल्यू बहुत ही छोटी है, दैट मीन्स रिफ्लेक्टेड रे का जो एंगल ये वाले लाइन के साथ होगा, दिस लाइन इज नॉर्मल टू द प्लेन सरफेस, तो रिफ्लेक्टेड रेज का जो एंगल इस नॉर्मल के साथ जो होगा वो मोर और लेस 45 डिग्री ही होगा, राइट। और यहाँ पे क्रिटिकल एंगल भी अपन निकाल सकते हैं। प्लेन सरफेस पे ये रेरर मीडियम एयर होगा जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, एंड डेंसर मीडियम इज द स्फीयर जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 दिया हुआ। सो साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल इज म्यू रेरर अपॉन म्यू डेंसर। सो यहाँ से क्रिटिकल एंगल 30 डिग्रीज के इक्वल आ जाएगा, राइट। बट रिफ्रैक्टेड रेज का जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा एट द प्लेन सरफेस वो 45 डिग्रीज के नियर बाय होगा, सो डेफिनेटली वो 30 डिग्री से तो ज्यादा ही होगा, राइट। दैट मीन्स ए पार्ट का क्या आंसर होगा, यस, TIR विल टेक प्लेस at the plane surface, right? TIR will take place at the plane interface. अभी देखते हैं बी पार्ट में क्या पूछा। Find the image formed by the refraction at the first surface. First surface मतलब ये जो spherical surface है, यहाँ पे रिफ्रैक्शन के बाद पहला इमेज कहाँ पे फॉर्म हो रहा होगा ये हमें फाइंड करना है। तो उसके लिए स्फीयरिकल रिफ्रैक्शन वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, N2 by V माइनस N1 by U इक्वल्स टू N2 माइनस N1 by R। इस केस में U माइनस इनफाइनाइट है, N2 मतलब स्फीयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विच इज 2, N1 मतलब एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विच इज 1। रेडियस ऑफ कर्वेचर विल बी स्फीयर का रेडियस जो कि 3 दिया हुआ, और ये रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव होगा क्योंकि इंटरफेस से सेंटर की तरफ जाने के लिए पॉजिटिव डायरेक्शन में ट्रैवल करना पड़ेगा। सो R इज +3। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करने पर हमें इमेज का लोकेशन मिल जाएगा, इमेज का डिस्टेंस मतलब V, ये हमें फाइंड करना है, राइट। सो N2 by V माइनस N1 विच इज 1 अपॉन U विच इज माइनस इनफाइनाइट इक्वल्स टू N2 माइनस N1 by R। R मतलब 3, तो इसको सिंप्लीफाई करने पर ये वाला टर्म तो 0 हो जाएगा। सो 2 अपॉन V इज 1 अपॉन 3, तो यहाँ से V की वैल्यू 6 सेंटीमीटर्स आ जाएगी। V का +6 सेंटीमीटर्स आना मतलब जो इमेज होगा वो इस इंटरफेस से पॉजिटिव डायरेक्शन पे बन रहा होगा। पॉजिटिव मतलब इमेज जो है वो यहाँ से 6 सेंटीमीटर्स इस तरफ बन रहा होगा, और यहाँ पे स्फीयर का रेडियस 3 दिया हुआ, तो 6 सेंटीमीटर्स मतलब जो इमेज होगा वो इसी कंप्लीटेड स्फीयर के ऊपर बन रहा होगा। सो इस स्फीयर को अगर अपन कंप्लीट कर दें, सो आफ्टर रिफ्रैक्शन जो रेज ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट होगी वो यहाँ पे पहला इमेज बनाएगी, राइट। बट ऑब्वियसली यहाँ पे पहला इमेज बनने से पहले ही रेज ऑफ लाइट इस प्लेन सरफेस पे हिट करने वाली, और इस प्लेन सरफेस पे हमें ऑलरेडी पता है TIR होने वाला है, राइट। सो ये जो I1 है, इस I1 को अपन इमेज ऑफ फर्स्ट रिफ्रैक्शन मान सकते हैं या फिर वर्चुअल ऑब्जेक्ट ऑफ प्लेन सरफेस मान सकते हैं जहाँ पे रिफ्लेक्शन होने वाला। तो ये जो प्लेन सरफेस है ये एक मिरर की तरह काम करेगा, और इस मिरर के लिए ये जो I1 है ये एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा, राइट। क्योंकि अगर ये प्लेन सरफेस नहीं होता, तो रेज ऑफ लाइट यहाँ पे मीट कर दे इस तरीके से, बट बिकॉज ऑफ प्लेन सरफेस ये रेज ऑफ लाइट खाली अपीयर टू मीट होगी। सो दिस I1 विल बी लाइक द वर्चुअल ऑब्जेक्ट ऑफ दिस प्लेन मिरर। इसको प्लेन मिरर क्यों अज्यूम कर रहे हैं, क्योंकि एनीवेज यहाँ पे TIR होने वाला है, रिफ्लेक्शन होने वाला है, एंड रिफ्लेक्शन के केस के लिए उसको प्लेन मिरर अपन अज्यूम कर सकते हैं, वो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ही फॉलो करने वाला है, राइट। सो बी पार्ट का हमें आंसर मिल गया। बी पार्ट में फर्स्ट रिफ्लेक्शन से जो इमेज बन रहा होगा वो डायमेट्रिकली ऑपोजिट I1 पे बन रहा होगा। सी पार्ट में क्या पूछा है,
find the image formed by the reflection or by the refraction at the plane surface. पार्ट ए से हमें पता है कि यहाँ पे रिफ्लेक्शन होने वाला, एंड अगर I1 इस प्लेन मिरर का वर्चुअल ऑब्जेक्ट है तो इसका जो इमेज है वो रियल होगा और वो इससे सेम डिस्टेंस यहाँ पे बन जाएगा। तो अगर ये I1 वर्चुअल ऑब्जेक्ट है तो इसका जो इमेज होगा वो रियल इमेज I2 यहाँ पे बन जाएगा, सच दैट I2 का डिस्टेंस इस मिरर से सेम होगा जो I1 का डिस्टेंस है, राइट। सो पार्ट सी का भी हमें आंसर मिल गया। आफ्टर TIR, आफ्टर रिफ्लेक्शन एट द प्लेन इंटरफेस, जो सेकेंड इमेज है वो यहाँ पे बन जाएगा। एंड डी पार्ट में क्या पूछा है, ट्रेस क्वालिटेटिवली द फाइनल रेज एज दे कम आउट ऑफ द स्फीयर। सो यहाँ पे रे डायग्राम कैसा बनेगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन एट द फर्स्ट इंटरफेस दिस रेज वर ट्राइंग टू मीट एट I1। इसको अलग से ड्रॉ कर देते हैं। ये प्लेन इंटरफेस है, रेफरेंस के लिए ये वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देते। एंड रेज ऑफ लाइट यहाँ पे पैरेलली इंसिडेंट थी, एंड आफ्टर रिफ्रैक्शन एट दिस प्लेन इंटरफेस, ये वाले इंटरफेस पे रिफ्रैक्शन के बाद रेज ऑफ लाइट डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट पे इमेज बनाने वाली थी। तो ये इस तरीके से यहाँ पे मीट करती, अगर प्लेन इंटरफेस नहीं होता तो, राइट। बट बिकॉज ऑफ प्लेन इंटरफेस ये I1 जो है वो इस प्लेन इंटरफेस के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट बन रहा था, तो रेज यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी इस तरीके से एंड रिफ्लेक्ट होके उसका इमेज यहाँ पे बना देगी I2। सो दिस I2 विल बी द रियल इमेज ऑफ द वर्चुअल ऑब्जेक्ट I1। एंड फाइनली ये वाले इंटरफेस पे एक बार वापस रिफ्रैक्शन होगा, यहाँ पे रेज डेंसर मीडियम स्फीयर से रेयर मीडियम एयर के अंदर ट्रेवल कर रही होगी, एंड दिस विल बी द नॉर्मल टू द स्फीयरिकल इंटरफेस। ये भी स्फीयर के सेंटर से पास हो रहा होगा, ये नॉर्मल। एंड क्योंकि रेज डेंसर से रेयर जा रही है तो यहाँ पे ये वाली रेज जो है वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड करेगी इस तरीके से, एंड स्फीयर से आने वाली जो रेज है वो ऐसे हो जाएगी, राइट। दिस विल बी द फाइनल रेज कमिंग आउट ऑफ द स्फीयर। तो फाइनल इमेज जो है वो I2 पे बन रहा होगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 40, a small object is embedded in a glass sphere of refractive index 1.5 of radius 5 centimeters at a distance of 1.5 centimeters left to the center. So मान लेते हैं ये sphere है और let's say C is the center of the sphere. ये रेफरेंस के लिए स्फीयर का डायामीटर एक्सटेंड कर देते हैं आगे, एंड ऑब्जेक्ट को सेंटर से 1.5 सेंटीमीटर लेफ्ट की तरफ रखा हुआ। सो दिस इज द ऑब्जेक्ट, ये डिस्टेंस 1.5 सेंटीमीटर। स्फीयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी 1.5 दिया हुआ है और स्फीयर का रेडियस 5 सेंटीमीटर। लोकेट द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट एज सीन बाय द ऑब्जर्वर स्टैंडिंग टू द लेफ्ट ऑफ द स्फीयर, और सेकेंड केस में राइट ऑफ द स्फीयर। तो ए पार्ट में ऑब्जर्वर यहाँ पे होगा और रिफ्रैक्शन ये वाले इंटरफेस पे हो रहा होगा, एंड रेज ऑफ लाइट ऑब्जेक्ट से ऑब्जर्वर ट्रेवल कर रही होगी, राइट, यहाँ से यहाँ पे। तो ए पार्ट के लिए अपन लेफ्ट को पॉजिटिव मानेंगे एंड राइट को नेगेटिव। और यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होगा फ्रॉम द इंटरफेस, ये वाला जो डिस्टेंस है वो रेडियस -1.5 होगा, दैट मींस 5 - 1.5 विच इज 3.5 सेंटीमीटर। एंड ऑब्जेक्ट जो है वो इंटरफेस से राइट की तरफ है, एंड राइट मतलब नेगेटिव, सो यू विल बी -3.5 सेंटीमीटर। हमें इमेज का लोकेशन फाइंड करना है, मतलब हमें V फाइंड करना है, राइट। तो इसके लिए अपन स्फीयरिकल रिफ्रैक्शन वाला ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, N2/V minus N1/U equals to N2 minus N1/R। यहाँ पे N2 मतलब आफ्टर रिफ्रैक्शन रेज यहाँ पे जा रही है वो वाला मीडियम, सो N2 जो है वो एयर का मीडियम होगा, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विच इज 1, एंड N1 मतलब बिफोर रिफ्रैक्शन जो मीडियम है दैट इज स्फीयर, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विच इज 1.5।
एंड इस केस में रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होगा सरफेस का वो 5 दिया होगा। और साइन कैसे डिसाइड करेंगे, ये वाले इंटरफेस के लिए जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो राइट की तरफ लाई कर रहा है, एंड राइट मतलब नेगेटिव, दैट मीन्स रेडियस ऑफ कर्वेचर शुड बी -5, राइट। ये सारे वैल्यूज डाल दो इस फॉर्मूला में। n2 मतलब 1 अपॉन v माइनस n1 विच इज 1.5, u मतलब -3.5 इक्वल्स टू n2 माइनस n1 बाय r, r इज -5। तो इसको सिंप्लीफाई करने पर हमें v मिल जाएगा 1.5 अपॉन 3.5 मतलब 15 अपॉन 35 विच इज 3/7 equals to 1 minus 1.5 which is minus 0.5 upon minus 5 which is 1/10, right? तो यहाँ से 1 upon v will be equals to 1/10 minus 3/7, so 7 minus 30 which is minus 23 upon 70। तो यहाँ से v की वैल्यू -70 upon 23 आ जाएगी। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 70 upon 23 मतलब approximately 3, so v will be equals to -3 centimeters। -3 centimeters मतलब इमेज राइट की तरफ बन रहा होगा क्योंकि राइट को अपन नेगेटिव माना, तो इंटरफेस से राइट की तरफ 3 सेंटीमीटर्स की दूरी पर मतलब ऑब्जेक्ट से लेफ्ट की तरफ होगा। तो ये वाला जो ऑब्जर्वर 1 होगा उसको इमेज I1 इंटरफेस से 3 सेंटीमीटर्स की दूरी पर दिखाई दे रहा होगा, राइट। वैसे ही सेकेंड पार्ट में अगर मान लो ऑब्जर्वर यहाँ पे होता इन द सेकेंड सिचुएशन, तो इस केस में ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होता वो 5 + 1.5 मतलब 6.5 होता। एंड सेकेंड केस में रे ऑफ लाइट ऑब्जेक्ट से राइट की तरफ ट्रेवल कर रही होती इस तरीके से टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर। तो सेकेंड केस में बी पार्ट में अपन राइट को पॉजिटिव मानते और लेफ्ट को नेगेटिव मानते, राइट। सो बी पार्ट को यहाँ पे सॉल्व कर लेते। बी पार्ट में राइट पॉजिटिव होगा एंड ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो 5, ये वाला डिस्टेंस 5 + 1.5 मतलब 6.5 लेफ्ट की तरफ। तो यहाँ पे u -6.5 होगा, v हमें निकालना है। n2 मतलब अगेन आफ्टर रिफ्रैक्शन वाला मीडियम विच इज एयर, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, एंड n1 मतलब स्फीयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विच इज 1.5। रेडियस ऑफ कर्वेचर इस केस में क्या होगा, ये वाला इंटरफेस इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो लेफ्ट की तरफ है और यहाँ पे लेफ्ट नेगेटिव होगा, दैट मीन्स रेडियस ऑफ कर्वेचर अगेन -5 के इक्वल होगा, राइट। सो वापस स्फीयरिकल डिफ्रैक्शन वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दो। n2 मतलब 1.5, n2 by v माइनस n1 सॉरी n2 मतलब 1, n2 1 के इक्वल होगा एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सो 1 upon v माइनस n1 upon u, u is -6.5 equals to n2 minus n1 upon r। तो इसको सिंप्लीफाई करने पर v की वैल्यू मिल जाएगी 15 upon 65 मतलब 3 upon 13 equals to 1 upon 10। तो यहाँ से 1 upon v will be equals to 1 upon 10 minus 3 upon 30। So 13 minus 30 which is -17, so -17 upon 130। तो v की वैल्यू माइनस ऑफ 130 upon 17 होगी, so 130 divided by 17, ये अप्रोक्सीमेटली 7.65 होगा, राइट। दैट मीन्स फाइनल आंसर कितना आ रहा है, v is -7.65 सेंटीमीटर्स। माइनस मतलब इंटरफेस के लेफ्ट की तरफ बन रहा होगा इमेज, दैट मीन्स ऑब्जर्वर 2 जो होगा उसको इमेज राइट वाले इंटरफेस से 7.65 सेंटीमीटर्स लेफ्ट की तरफ बनता हुआ दिख रहा होगा, राइट। एंड ऑब्जेक्ट जो है वो 6.5 सेंटीमीटर्स की दूरी पर है, तो जो सेकेंड इमेज होगा वो भी ऑब्जेक्ट से लेफ्ट की तरफ ही होगा। अच्छा, ये जो I1 है इसका डिस्टेंस राइट वाले इंटरफेस से 10 - 3 मतलब 7 होगा, दैट मीन्स I2 जो होगा राइट वाले ऑब्जर्वर को जो इमेज दिख रहा होगा वो I1 के भी लेफ्ट में होगा, और इसका जो डिस्टेंस है ये वाला दिस इज 7.65, ओके। सो
सो इमेजेस के जो फाइनल डिस्टेंसेस हमें मिले उसको अपन सेंटर के रेफरेंस से भी रिपोर्ट कर सकते हैं. दैट मीन्स I1 का जो डिस्टेंस होगा वो सेंटर से 2 सेंटीमीटर्स लेफ्ट की तरफ होगा. I1 इज 2 सेंटीमीटर्स लेफ्ट ऑफ सेंटर C एंड I2 का जो डिस्टेंस होगा वो सेंटर से 2.65 होगा. राइट वाले इंटरफेस से 7.65 एंड रेडियस 5 है, तो सेंटर से 2.65 सेंटीमीटर्स लेफ्ट की तरफ होगा I2. ओके. क्वेश्चन नंबर 41. A biconvex thick lens is constructed with glass of refractive index 1.5. Each of the surface has a radius of 10 and the thickness at the middle is 5. Locate the image of an object placed far away from the lens. So यहाँ पे लेंस का डायग्राम ड्रॉ कर लेते. दोनों कर्व सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम दिया हुआ है 10 और यहाँ पे थिक लेंस की बात हो रही, तो दोनों सरफेसेस के बीच में कुछ तो फाइनाइट डिस्टेंस होगा. यहाँ पे ये डिस्टेंस अपन नेग्लेक्ट नहीं कर पाएंगे, राइट. एंड लेट्स से दिस इज द एक्सिस ऑफ द लेंस एंड सेंटर पे दोनों कर्व सरफेस के बीच का जो डिस्टेंस है ये 5 सेंटीमीटर्स गिवन है एंड दोनों कर्व सरफेस का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो भी 10 सेंटीमीटर्स के इक्वल है. एंड सवाल में दिया है कि ऑब्जेक्ट जो है वो बहुत ही दूर प्लेस्ड है. दैट मीन्स ऑब्जेक्ट को माइनस इन्फिनिट पे मान सकते हैं, यू की वैल्यू माइनस इन्फिनिट होगी. तो ऑब्जेक्ट से जब रेस इस सिस्टम को हिट करेगी, सबसे पहले यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा इस वाले सरफेस पे. इस सरफेस से जो इमेज बनेगा वो सेकेंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट बन जाएगा, राइट. तो यहाँ पे फर्स्ट रिफ्रैक्शन ये सरफेस पे हो रहा होगा एंड सेकेंड रिफ्रैक्शन ये वाले सरफेस पे हो रहा होगा. तो यहाँ पे अपन दोनों स्फीयरिकल रिफ्रैक्शन के लिए फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं. N2 by V minus N1 by U equals to N2 minus N1 by R. यहाँ पे डायरेक्टली लेंस फॉर्मूला वर्क नहीं करेगा क्योंकि लेंस फॉर्मूला डिराइव करते समय हमने लेंस का थिकनेस नेग्लिजिबल माना था, हमने थिन लेंस की बात की थी, राइट. बट यहाँ पे थिक लेंस दिया हुआ है तो इसको हमें बेसिक से सॉल्व करना पड़ेगा बाय अप्लाइंग स्फीयरिकल रिफ्रैक्शन फॉर्मूला 2 टाइम्स. फर्स्ट ये वाले सरफेस पे और सेकंड ये वाले सरफेस पे. और यहाँ पे रे ऑफ लाइट राइट की तरफ ट्रैवल कर रही तो राइट डायरेक्शन को पॉजिटिव मानेंगे. फर्स्ट रिफ्रैक्शन के लिए U की वैल्यू माइनस इन्फिनिट होगी. N2 मतलब लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, N1 मतलब बिफोर रिफ्रैक्शन एयर से आ रही तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर प्लस 10 होगा क्योंकि ये लेफ्ट वाला जो कर्व सरफेस है उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर उससे राइट में लाई करेगा, तो R को प्लस 10 सेंटीमीटर्स अज्यूम कर सकते हैं. तो फॉर्मूला में ये सारे वैल्यूज डाल दो. N2 मतलब 1.5 अपॉन V माइनस N1 1 अपॉन U माइनस इन्फिनिट इक्वल्स टू N2 माइनस N1 बाय R. तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा और यहाँ से 1.5 अपॉन V, इसकी वैल्यू 1.5 माइनस 1 विच इज 0.5 अपॉन 10 मतलब 1 अपॉन 20. तो यहाँ से V की वैल्यू 30 सेंटीमीटर्स आ जाएगी, राइट. मतलब फर्स्ट सरफेस पे जो रिफ्रैक्शन होगा इसके करस्पॉन्डिंग जो इमेज बनेगा वो इससे 30 सेंटीमीटर्स राइट की तरफ बनेगा क्योंकि V प्लस 30 आ रहा है. तो यहाँ से 30 सेंटीमीटर्स राइट की तरफ, इसको I1 मान लेते हैं. I1 मतलब इमेज बिकॉज ऑफ फर्स्ट रिफ्रैक्शन. और अगर मान लो सेकेंड सरफेस नहीं होता तो फर्स्ट रिफ्रैक्शन के बाद रेस I1 पे ही जाके हिट करती. और अभी ये जो I1 होगा वो सेकेंड कर्व सरफेस के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट बन जाएगा. फर्स्ट कर्व सरफेस का जो इमेज होगा वो सेकेंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट होगा, राइट. और सेकेंड सरफेस से इसका जो डिस्टेंस है ये वाला डिस्टेंस 30 माइनस 5 मतलब 25 सेंटीमीटर्स होगा. एंड सेकेंड रिफ्रैक्शन के लिए भी कन्वेंशन सेम रहेगा, अपन राइट को पॉजिटिव मानेंगे. सो सेकेंड रिफ्रैक्शन के लिए U इज प्लस 25. N2 मतलब आफ्टर रिफ्रैक्शन रे एयर में जा रही है तो N2 1, N1 लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5. यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर माइनस 10 होगा क्योंकि सेकेंड कर्व सरफेस का जो सेंटर है वो इससे लेफ्ट की तरफ लाई करेगा. तो वापस फॉर्मूला अप्लाई कर दो. N2 by V मतलब 1 by V माइनस N1 by U इक्वल्स टू N2 माइनस N1 by R. R मतलब माइनस 10.
तो यहाँ से 1/v की वैल्यू हमें मिल जाएगी 1/v minus 1.5/25 equals to 1 minus 1.5 minus 0.5 upon minus 10 मतलब 1/20। तो यहाँ से 1/v की वैल्यू हमें मिल जाएगी 1/20 प्लस 15/250। 5 से डिवाइड कर दो तो 3/50 हो जाएगा। 1/10 कॉमन ले लो 1/2 प्लस 3/5 1/2 मतलब 0.5 3/5 मतलब 0.6 तो 1.1/10 तो v का फाइनल आंसर 10/1.1 होगा। 10/1.1 मतलब आंसर 9.09 तो राउंड ऑफ करने पर ये अप्रोक्सीमेटली 9.1 सेंटीमीटर आ जाएगा। v पॉजिटिव आ रहा है मतलब इमेज राइट की तरफ ही फॉर्म होगा और ये डिस्टेंस जो है वो राइट वाले कर्व सरफेस से होगा। ओके सो फाइनल इमेज I2 जो होगा वो यहाँ पे कहीं तो बन जाएगा एट अ डिस्टेंस ऑफ 9.1 सेंटीमीटर्स फ्रॉम द राइट इंटरफेस। तो रेज इस तरीके से ट्रेवल करके I2 पे इमेज बनाता है। ओके क्वेश्चन नंबर 42 A narrow pencil of parallel light is incident normally on a solid transparent sphere of radius r. What should be the refractive index if the pencil is to be focused? Part A में बोला है at the surface of the sphere and part B में at the center of the sphere. So इस सिचुएशन का डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। लेट्स से दिस इज द स्फीयर और ये स्फीयर का एक्सिस मान लेते हैं और यहाँ पे नैरो बीम ऑफ लाइट जो है वो नॉर्मली इंसिडेंट है मतलब ऑब्जेक्ट इन्फाइनाइट पे रखा होगा एंड रेज इस तरीके से स्फीयर पे इंसिडेंट होगी। तो ये वाला जो सरफेस है यहाँ पे फर्स्ट रिफ्रैक्शन हो रहा होगा एंड पार्ट ए के अकॉर्डिंग आफ्टर फर्स्ट रिफ्रैक्शन ये जो रेज है वो स्फीयर के सरफेस पे मीट करनी चाहिए। तो स्फीयर के सरफेस पे मतलब यहाँ पे इमेज फॉर्म होना चाहिए एज पर पार्ट ए। तो इसको सॉल्व करने के लिए अगेन स्फेरिकल रिफ्रैक्शन वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देते। यहाँ पे स्फीयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो अननोन है। सो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग n2/v minus n1/u equals to n2 minus n1/r। इस सरफेस का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर वो प्लस r होगा क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर राइट में लाई कर रहा है एंड राइट डायरेक्शन को पॉजिटिव मानेंगे क्योंकि इंसिडेंट रेज भी राइट की तरफ ट्रेवल कर रही है। सो यहाँ पे n2 इज इक्वल्स टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द स्फीयर जो कि अननोन है। v हमें पता है इंटरफेस से इमेज 2r राइट की तरफ फॉर्म हो रहा है तो v की वैल्यू प्लस 2r होगी। u माइनस इन्फिनिट होगा क्योंकि रेज पैरेलली इंसिडेंट है तो ऑब्जेक्ट माइनस इन्फिनिट पे होगा। n1 मतलब रेज रिफ्रैक्शन से पहले एयर से आ रही है तो n1 इज 1। तो ये सारे वैल्यूज इस फॉर्मूला में डाल देते हैं। n2/v म्यू अपॉन 2r माइनस n1/u u मतलब माइनस इन्फिनिट इक्वल्स टू n2 माइनस n1 म्यू माइनस 1 अपॉन r। तो ये वाला टर्म 0 होगा और यहाँ से म्यू की वैल्यू हमें मिल जाएगी। ये r भी कैंसिल हो जाएगा दैट मीन्स μ/2 इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 दैट मीन्स म्यू माइनस μ/2 इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से म्यू की वैल्यू 2 के इक्वल आ जाएगी राइट। सो पार्ट ए का आंसर 2 होगा। लेट्स सॉल्व फॉर पार्ट बी नाउ। पार्ट बी में अपन चाहते हैं कि इमेज स्फीयर के सेंटर पे फॉर्म हो जाए दैट मीन्स पार्ट बी में v की वैल्यू प्लस r होगी एंड बाकी सारा डेटा सेम ही रहेगा राइट। तो एक बार वापस ये फॉर्मूला अप्लाई कर दो। n2 मतलब म्यू v मतलब r माइनस 1 अपॉन माइनस इन्फिनिट इक्वल्स टू म्यू माइनस 1/r। तो ये टर्म वापस 0 हो जाएगा r भी कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से हमें मिलेगा म्यू इक्वल्स टू म्यू माइनस 1। सो देखो यहाँ पे ये इक्वेशन पॉसिबल ही नहीं दैट मीन्स पार्ट बी में जो सिचुएशन दिया हुआ है वो भी पॉसिबल नहीं होगा। इमेज सेंटर पे फॉर्म हो ही नहीं पाएगा। बट अगर ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करवाना है फिर भी एनी हाउ तो यहाँ पे म्यू की वैल्यू अगर बहुत ही ज्यादा होगी अगर म्यू इनफाइनाइट को 10 करेगा तो उस केस में LHS एंड RHS अप्रोक्सीमेटली सेम हो जाएंगे। दैट मीन्स अगर स्फीयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ही ज्यादा हुआ तो अपन बोल सकते हैं कि इमेज सेंटर के नजदीक बन जाएगा। व्हेन म्यू टेंड्स टू इनफाइनाइट द इमेज विल टेंड टू सेंटर ऑफ द स्फीयर राइट। बट एग्जैक्टली सेंटर पे बनना पॉसिबल नहीं होगा। ओके
Question number 43. One end of a cylindrical glass rod of effective index 1.5 and radius 1 centimeters is rounded in the shape of a hemisphere. The rod is immersed in water of effective index 4/3 and an object is placed in the water along the axis of the rod at a distance of 8 centimeter from the rounded edge. Locate the image of the object. So देखो यहाँ पे मान लेते ये एक सिलेंड्रिकल रॉड है और उसका एक पार्ट हेमिस्फेरिकल शेप में हमने बना दिया. सो लेट्स से दिस इज हेमिस्फेरिकल शेप वाला पार्ट और हेमिस्फीयर का जो रेडियस है वो भी सिलेंडर के रेडियस के इक्वली होगा. सो रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो 1 सेंटीमीटर मान सकते और ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ से 8 सेंटीमीटर्स नीचे होगा. दिस एंटायर सिलेंडर इज इमर्स्ड इन वाटर. सो मान लेते हैं पानी के अंदर इस तरीके से इमर्स्ड है और सिलेंडर के स्फीयरिकल वाले एज से ऑब्जेक्ट का ये वाला डिस्टेंस ये 8 सेंटीमीटर्स दिया हुआ. बट यहाँ पे ऑब्जर्वर के बारे में कुछ स्पेसिफाइड नहीं है कि ऑब्जर्वर पानी के अंदर है कि एयर के अंदर है. तो मान लेते हैं ऑब्जर्वर अगर यहाँ से देख रहा होगा एयर से तो उसको ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पे दिखाई देगा, कौन से पोजीशन पे दिखाई देगा. मतलब ऑब्जेक्ट का जो इमेज है वो हमें लोकेट करना है, राइट. सो रे ऑफ लाइट ऑब्जेक्ट से ओरिजिनेट होगी एंड इस तरीके से ट्रेवल करेगी. सबसे पहले स्फीयरिकल सरफेस पे रिफ्लेक्शन होगा, उसके बाद ग्लास वाटर इंटरफेस पे एंड उसके बाद वाटर और एयर इंटरफेस पे, राइट. तो सबसे पहले स्फीयरिकल रिफ्लेक्शन वाला थियरी अप्लाई कर देते. रेज ऊपर की तरफ ट्रेवल कर रही तो अपवर्ड्स को पॉजिटिव मान लेंगे. तो ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो -8 होगा. n2 मतलब सिलेंडर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विच इज 1.5. n1 मतलब बिफोर रिफ्रैक्शन रेज पानी में से आ रही तो पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विच इज 4/3 एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर +1 होगा क्योंकि इस कर्व सरफेस का जो सेंटर है वो ऊपर की तरफ होगा एंड अपवर्ड्स इज पॉजिटिव. तो फर्स्ट रिफ्रैक्शन से जो इमेज बनेगा उसको लोकेट करने के लिए ये फॉर्मूला अप्लाई कर देते. n2/v minus n1/u equals to n2 minus n1/r. n2 मतलब 1.5 अपॉन v हमें फाइंड करना है माइनस n1 मतलब 4/3 अपॉन u मतलब -8 इक्वल्स टू n2 माइनस n1. n2 को 3/2 भी लिख सकते हैं, 1.5 के इक्वल दिया हुआ है. n2 माइनस n1 मतलब 4/3 डिवाइडेड बाय r मतलब +1. तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. 1.5 अपॉन v ये +1/6 बन जाएगा. -4 अपॉन -8 इज +½ और नीचे 3 भी है तो +1/6 इक्वल्स टू 9 - 8 विच इज 1 अपॉन 2 × 3 विच इज 6. तो 1/6 कैंसिल हो जाएगा एंड 1.5 अपॉन v 0 आ रहा है. दैट मीन्स v इनफाइनाइट होगा. दैट मीन्स स्फीयरिकल रिफ्रैक्शन के बाद रेज जो है वो स्ट्रेट वर्टिकली ट्रेवल करेंगे तभी इमेज इनफाइनाइट पे बन पाएगा. और ये वाली रेज जब ग्लास वाटर इंटरफेस से निकलेगी या फिर वाटर या एयर फेस इंटरफेस से भी निकलेगी तो भी उनका रिफ्रैक्शन नहीं होगा क्योंकि ये वाली जो रेज है वो नॉर्मली ट्रेवल कर रही, राइट. तो ऑब्जर्वर को भी फाइनली यही लगेगा कि रेज पैरेलली उसके आंखों तक रीच कर रही तो ऑब्जर्वर को इमेज इनफाइनाइट डिस्टेंस भी दिखाई देगी, राइट. तो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर इनफाइनाइट होगा. ओके. क्वेश्चन नंबर 44. Question number 44. A paperweight in the form of a hemisphere of radius 3 centimeters is used to hold down a printed page. An observer looks at the page vertically through the paperweight. At what height above the page will the printed letters near the center appear to the observer? So let's say this is the hemispherical shaped paperweight और इसको एक printed paper के ऊपर रखा हुआ है एंड प्रिंटेड पेपर पे जो लेटर सेंटर के नजदीक होगा, लेट्स से दिस इज द सेंटर ऑफ द हेमिस्फीयर, इसको अपन ऑब्जर्व कर रहे हैं. तो ऑब्जेक्ट को अपन यहीं पे मान सकते हैं जस्ट बिलो द सेंटर एंड ऑब्जर्वर यहाँ पे होगा. इसका मतलब रेज ऑफ लाइट सबसे पहले इस प्लेन सरफेस से पास होगी एंड उसके बाद स्फीयरिकल रिफ्रैक्शन होगा. प्लेन इंटरफेस से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस 0 है तो इमेज का डिस्टेंस भी 0 ही होगा.
तो इस प्लेन इंटरफेस पे तो कोई भी शिफ्ट दिखाई नहीं देगा, राइट। एंड ये जो स्फेरिकल इंटरफेस है, इस पे रेज ऑफ लाइट नॉर्मली हिट करने वाली, क्योंकि रेज ऑफ लाइट स्फीयर के सेंटर से आ रही। और स्फेरिकल डिफ्रैक्शन वाले फॉर्मूला में भी अगर अपन u को r के इक्वल पुट करते, इफ u इज इक्वल्स टू r, दैट मीन्स अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे लोकेटेड है तो अपने आप v भी r के इक्वल ही आ जाएगा। और ये लॉजिकल भी है, क्योंकि जब रेज नॉर्मली हिट करेगी किसी भी स्फेरिकल इंटरफेस को तो उसका कोई भी डिविएशन नहीं होगा, वो बिना डिविएशन के ऑब्जर्वर की आंखों तक पहुंच जाएगी। एंड ऑब्जर्वर को यही परसीव होगा कि ऑब्जेक्ट का इमेज ऑब्जेक्ट पे ही बन रहा है, जहाँ पे ऑब्जेक्ट होगा वहीं पे उसको फाइनली इमेज दिखाई देगा, राइट। सो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? फाइनल इमेज भी ओरिजिनल पोजीशन पे ही होगा, जस्ट बिलो द सेंटर। ओके, क्वेश्चन नंबर 45, solve the previous problem if the paper weight is inverted at its place so that the spherical surface touches the paper. So यहाँ पे पेपर वेट का ओरिएंटेशन ऐसा कर देंगे, ऑब्जेक्ट जो है वो अभी भी यहाँ पे होगा, जस्ट बिलो दिस टचिंग पॉइंट, और ये ऑब्जर्वर यहाँ पे। सो लेट्स से दिस इज द एक्सिस, यहाँ पे ऑब्जर्वर है। तो यहाँ पे भी स्फेरिकल इंटरफेस से अगर अपन ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस देखते तो वो 0 को टेंड कर रहा है, तो स्फेरिकल इंटरफेस से जो रिफ्लेक्शन होगा उससे इमेज भी इसी पॉइंट पे बन जाएगा, राइट। दैट मीन्स उसका जो इमेज है वो इस प्लेन सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट होगा, तो प्लेन सरफेस के लिए जो ऑब्जेक्ट है उसको अपन यहीं पे मान सकते हैं, यहीं पे लोकेटेड। तो यहाँ पे प्लेन सरफेस पे जब रिफ्लेक्शन हो रहा होगा, रेज इस तरीके से रिफ्लेक्ट होगी, और उस केस में ऑब्जेक्ट का जो इमेज फॉर्म होगा उसका डिस्टेंस अपन d डैश मान सकते एंड ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस d मान लेते। तो यहाँ पे प्लेन इंटरफेस वाला अपन फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, d डैश बाई d इक्वल्स टू μ2 अपॉन μ1। स्फेरिकल डिफ्रैक्शन वाला फॉर्मूला यूज करेंगे तब भी यही रिजल्ट आएगा। इस फॉर्मूला में प्लेन इंटरफेस के लिए अपन रेडियस ऑफ कर्वेचर r को इनफाइनाइट पुट कर देंगे, तो RHS 0 हो जाएगा, और यहाँ से μ2 बाई v इक्वल्स टू μ1 बाई u के इक्वल आ जाएगा। दैट मीन्स v अपॉन u इक्वल्स टू μ2 अपॉन μ1। v को अपन इमेज डिस्टेंस d डैश मान रहे एंड u को ऑब्जेक्ट डिस्टेंस d मान रहे, राइट। तो d की वैल्यू रेडियस के इक्वल होगी। स्फीयर का रेडियस पिछले सवाल में दिया था 3 सेंटीमीटर, सो d डैश हमें मिल जाएगा। यहाँ पे μ2 मतलब आफ्टर रिफ्रैक्शन जो मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो μ2 एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा 1। μ1 मतलब बिफोर रिफ्रैक्शन जो मीडियम होगा, क्योंकि इस केस में ग्लास है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एंड ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जनरली 1.5 दिया होता है, बट यहाँ पे दिया नहीं है तो अपन अज्यूम कर लेते हैं। यहाँ पे उनको एक्चुअली सवाल में देना चाहिए था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास इज 1.5, तभी अपन ये वाला पार्ट सॉल्व कर पाएंगे। सो इसको 1.5 अज्यूम कर लेते। सो d डैश अपॉन d, d मतलब रेडियस जो कि 3 सेंटीमीटर के इक्वल है, सो d डैश अपॉन 3 इक्वल्स टू μ2 अपॉन μ1। तो यहाँ से d डैश की वैल्यू 2 सेंटीमीटर आ जाएगी। दैट मीन्स इस ऑब्जर्वर को इमेज प्लेन सरफेस से 2 सेंटीमीटर नीचे दिख रहा होगा, या फिर अपन बोल सकते हैं कि जो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट होगा उससे 1 सेंटीमीटर ऊपर शिफ्टेड दिखाई देगा। ओके, so guys, this completes our discussion of all the questions from this video. Keep up the hard work and continue solving many such questions from other videos of this channel as well. You all can also subscribe to the channel Calibrate Physics and click on the bell icon to get regular updates of many such videos in the future. So guys, thank you for watching this video and do take very good care of yourselves.